नमस्कार दोस्तों, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निठार है। मैं मोतीलाल सैनी संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपको पढ़ाऊँगा संधि प्रकरण। तो देखिए, संधि प्रकरण आपके टॉपिक का नाम है संधि प्रकरण। देखिए संधि है क्या, पहले तो ये देखिए संधि जो है यानी कि परिभाषा के तौर पर जो हम पढ़ते हैं तो दो वर्ण यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन संस्कृत में जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है वर्णे संधानाम संधि। यानी कि संधि की जो परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि। वर्णों का संधानम मन होता है मिलना, वर्णों का मिलना ही संधि कहलाता है। संस्कृत में आप इसकी दो परिभाषा पढ़ेंगे। पहली परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि, यानी वर्णों का मिलना ही संधि कहलाता है। अर्थात जब हम इसकी हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिखते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन देखिए संधि की जो परिभाषा हुई हमारी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। देखिए ये चीज जरूर याद रखनी है, विकार या परिवर्तन। दो वर्ण में मिला देता हूं, एक मान के चलो कै और एक मैं, इसको मिलाया तो ये संधि नहीं हुई, क्योंकि अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर संधि नहीं हुई और ये हुआ हमारा एक तरह से योग। संधि यानी ये शब्द विकार यानी कि दो वर्णों को जब मिलाते हैं तो उनमें परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे कि एक ए मिलाया और एक ई मिलाई, दोनों को मिलाने पर जो शब्द बनता है वो बनता है ए। तो यहाँ पर क्या हुआ परिवर्तन, तो ये क्या है हमारी संधि। अब देखिए दूसरी जो परिभाषा होती है हमारी वो होती है परे सन्निकर्ष संहिता। परे सन्निकर्ष संहिता आपको दो ही परिभाषा संस्कृत में याद रखनी है। पहली वर्ण संधानम संधि यानी वर्णों का मिलना ही संधि कहलाता है। दूसरी परे सन्निकर्ष संहिता। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने यह परिभाषा दी है, यानी कि अक्षरों का निकटतम आ जाना ही, अत्यधिक समीप आ जाना ही क्या कहलाता है संधि। अब देखिए संधि की आप परिभाषा पढ़ चुके हैं। संधि की जो परिभाषा वर्ण संधानम संधि या परे सन्निकर्ष संहिता। अब पढ़ेंगे हम संधि के भेद, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि संस्कृत भाषायाम मुख्य रूपेण संधि त्रयो भेदा सन्ति। यानी संस्कृत भाषा में संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तीन। पहली होती है अपनी अच संधि। कौन सी, अच संधि। दूसरी जो होती है अपनी हल संधि
और तीसरी जो होती है अपनी विसर्ग संधि। पहली होती है अच संधि, दूसरी हल संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो देखिए अच को हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर संधि। दूसरी हल, यानी हल को हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, तो दूसरी होती है अपनी व्यंजन संधि। और विसर्ग जो होता है वो संस्कृत का ही रूप है, यानी ऐसे, तो ये होती है अपनी विसर्ग संधि। अब तीनों संधियों के अलग अलग उपभेद हैं, आप पे अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने लिखाई थी अच संधि, और आपको नंबर 1 डाल लेना है अच संधि या फिर स्वर संधि। देखिए अच संधि यानी कि मैंने 3 संधि बताई थी। संधि की पहचान होती है, संधि में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो प्लस यानी जोड़ का, अर्थात जोड़ना ही संधि है, मेल करना ही क्या है संधि। तो आपको अच संधि में ध्यान रखना है, इसकी पहचान क्या है कि प्लस से पहले यानी कि आपको स्वर वर्ण होना जरूरी है, और प्लस के बाद में भी स्वर वर्ण जरूरी है। यानी पहचाने, संधि में 2 पद होते हैं, एक तो होता है प्रथम पद, यानी प्लस से पहले का जो पद होता है वो कहलाता है प्रथम पद, और प्लस के बाद में जो पद होता है उसे द्वितीय पद या पर पद के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रथम पद के अंत में स्वर वर्ण होना जरूरी है, और पर पद के प्रारंभ में स्वर वर्ण होना जरूरी है। जैसे कि मैंने लिखा राका प्लस ईस, तो प्रथम पद है हमारा राका और द्वितीय पद है ईस। तो इसमें पहले पद का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण निकालेंगे, तो अंतिम वर्ण यानी कै, और कै में है हमारा आ, और इधर क्या है ई। ये आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, इसलिए ये दोनों स्वर हैं, तो संधि होगी हमारी अच संधि या स्वर संधि। अब अच संधि के भी कई भेद हैं, जो हम पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा अक्सर यहाँ पे कौन सी संधि है। लेकिन इतनी पहचान मैंने बताई है कि प्लस से पहले यानी प्रथम पद के अंत में स्वर होना जरूरी है, और पर पद के प्रारंभ में स्वर वर्ण होना जरूरी है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे अच संधि के भेद, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो हमारी होती है, हिंदी में हमारी जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है, लेकिन संस्कृत में हमारी जो स्वर संधि होती है वो 7 प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। अब 7 भेद आप पढ़ेंगे। पहली जो होती है वो होती है यण संधि, दूसरी अयादि संधि, तीसरी गौणे, और चौथी संधि हमारी वृद्धि संधि, और 5वीं होगी दीर्घ संधि, और 6वीं होगी पररूप, और 7वीं होगी पूर्व रूप। यानी कि मैंने बताया है जो हमारी अच संधि होती है, स्वर संधि हमारी 7 प्रकार की होती है। संस्कृत भाषायाम स्वर अच संधि सप्त वेदा संधि। हिंदी की बात करते हैं तो पररूप और पूर्वरूप संधि हिंदी भाषा में नहीं होती है। तो अब आप एक एक करके स्वर संधि के 7 भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं यण संधि। तो देखिए स्वर संधि का पहला जो भेद है वो है यण संधि।
देखिए यण संधि का जो सूत्र होता है इको यणची। देखिए ये सूत्र क्या है, सूत्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि हम संस्कृत में एक प्रत्याहार होती है, और प्रत्याहार क्या चीज होती है कि संस्कृत में एक 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उनसे प्रत्याहारों की उत्पत्ति होती है। संस्कृत इको यणची सूत्र में पहला जो पद है इसको मैं अलग कर लेता हूं, यह है एक, और फिर जो है दूसरा वो है यण, और बाद में बचा अची। अच मान होता है स्वर। तो देखिए एक यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये वर्ण एक के अंतर्गत पहला ई, उ, री और लृ। इतना होता है अची, और अची का मतलब होता है असमान स्वर। देखिए संधि में हमको कोई सी भी संधि हो, दो चीज याद रखनी है कि एक तो पहले पद के अंत में और दूसरा दूसरे पद के प्रारंभ में। तो नियम यण संधि का नियम कहता है कि यदि पहले पद के अंत में ई, उ, री और लृ इन चारों में से कोई एक वर्ण आए और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर, असमान का मतलब जैसे इधर ई आ गया इधर भी आ गया तो ये हो गया समान, यानी ई नहीं आना चाहिए, या तो उ आ या फिर ए आ, कोई भी असमान स्वर आए। दोबारा से यदि पहले पद के अंत में ई, उ, री, लृ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो संधि बनाते समय यण यानी एक के स्थान पर यण हो जाता है, यानी यण में य, वे, रे और ले, यानी ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और ली के स्थान पर ले आदेश होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक उदाहरण है प्रति प्लस एक। अब देखिए मैंने बताया था संधि में दो पद, और दोनों पदों में क्या देखना है, पहले पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में। पहले पद के अंत में क्या है, अंत में देखने के लिए आपको अगर पता नहीं पड़ रहा है, देखिए स्वर और व्यंजन आप जानते ही हैं। जो व्यंजन होता है वो प्रत्येक व्यंजन के साथ अगर हमको उसको बोलना है तो स्वर जुड़ा हुआ होता है, तो व्यंजन में स्वर बाद में जुड़ता है। देखने में लग रहा है कि तय पीछे है, लेकिन तय व्यंजन है और छोटी ई क्या है, स्वर। तो इसमें पीछे क्या है, यानी प्रथम पद के अंत में है छोटी ई। ऐसे नहीं करें तो प्रत्येक वर्ण को हम अलग कर लेते हैं। पहले पे पितंग है, पे में अगर मैं इसमें हलंत लगा दूं तो ये व्यंजन है अब, और अब देखते हैं तो इसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है। तो पे में हलंत लगाते हैं तो पे व्यंजन हो गया, फिर इसमें रे है और रे में हलंत लगाते हैं तो ए, और फिर तय तराजू को अलग करते हैं तो छोटी ई, प्लस इधर ए के और के में है ए। मैंने बताया था कि संधि करते समय प्रथम पद के अंत में देखना है और द्वितीय पद के प्रारंभ में। तो प्रथम पद के अंत में है हमारी ई। नियम यह है कि यदि प्रथम पद के अंत में ई, उ, री, लृ में से कोई एक वर्ण आए और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर, तो प्रथम पद के अंत में देखेंगे हमारी आ रही है ई, यानी इन चारों में से एक वर्ण है। इधर देखते हैं ए, यानी असमान स्वर, इधर ई होता तो समान होता। संधि करते समय ई के स्थान पर क्या बना देते हैं हम, ई है। अब जैसे हमने खोला, पे पितंग हमारी आधी है, रे भी कैसा है, आधा, लेकिन ए मिलाएंगे तो रे को हम यानी ऐसे प्रे। अब देखिए जो हमारा तय तराजू है, हलंत जिस वर्ण पर लगा हुआ होता है वो व्यंजन वर्ण अर्थात आधा वर्ण होता है। तय हमारा आधा,
ये भी क्या है हमारा आधा, लेकिन इसको पूरा करने के लिए स्वर वर्ण है ए, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रत्यय। इस प्रकार आपको संधि जोड़नी है। एक और उदाहरण में बता रहा हूं, जैसे कि सु प्लस के अच। अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्या है इसमें उ करते हैं से उ प्लस इधर ए, तो उ की जगह पर क्या हो जाएगा, उ की जगह पे वे जोड़ेंगे तो आधो से उ की जगह पर वेर, ये ए इसमें मिला लिया, शब्द बन गया स्वच्छ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।